हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 13 में आज मैं लेकर आया हूं डिमांड। मांग किसे कहते हैं, मांग का अर्थ और मांग फलन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी इस क्लास में लास्ट तक बने रहना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरे वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया तो समझ लीजिए आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग मतलब क्या है कि कुछ मांगते हैं, वो नहीं। इकोनॉमिक्स में मांग का मतलब जो डिमांड का मतलब होता है ना, वो थोड़ा ब्रॉड है। एक अलग तरीके से समझेंगे, डिमांड का मतलब होता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी वस्तु को खरीदना। केवल मांगना नहीं, मांगना भीख मांगना भी हो जाता है, लेकिन वो नहीं, किसी चीज को खरीदना। क्योंकि मांग वो है जिसके लिए हम अपनी किसी एक चीज कीमत अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब होता क्या है इसके, अब सबसे पहले भी ये जानना पड़ेगा एक्चुअली कि मांग ऐसी बन जाता नहीं। मांग की जो उत्पत्ति हुई ना, वो हुई है कहां से, इच्छा से। इसका मतलब, इसकी अगर प्रोसेस को समझे, सबसे पहले वो है इच्छा। क्योंकि लोगों की इच्छा जो है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, जिसको कोई भी कभी भी पूरा नहीं कर सकता। असीमित इच्छाएं हम बहुत सोच लेते हैं, सपने में आता रहता है बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, ठीक है ना, एक पार्क होगा, एक जिम होगा, अपना खुद का स्टूडियो होगा। बहुत सारी चीजें हम सोच लेते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारी इच्छाएं हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। और डिजायर हमेशा अनलिमिटेड होती है, जिसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। मतलब सबकी पूर्ति नहीं कर सकता, उसमें कुछ तो हो सकता है। अब उस जो हो सकता है वो तब हो सकता है जब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास क्या हो जाए, साधन हो। यानी कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर आपके पास साधन है, तब वो इच्छाएं बदल जाती हैं आवश्यकता में। किसमें, आवश्यकता में, जिसको हम बोलते हैं वांट्स, नीड्स। अब जरूरत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप जो है कहीं पर फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, यहां से 1 किलोमीटर फैक्ट्री है, आपकी सैलरी 10,000 है, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप खुश है, ठीक है ना। आपकी इच्छा है कि एक बाइक होता तो मुझे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा ही है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं जा पा रहे। अब अचानक क्या हो गया, आपकी सैलरी बढ़ के कितनी होगी, 25,000। अब 25,000 हो गई, आपके पास पैसे इतने आ गए कि आराम से एक बाइक आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। अब वो बाइक जो साइकिल से जा रहे थे ना, अब साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, साधन है, आप एक बाइक खरीद सकते हैं। तो बाइक आपकी क्या बन जाती है, आवश्यकता बन जाती है। और जिस दिन आप तय कर लेते हैं, नहीं आज तो मुझे बाइक खरीदनी है, मेरे पास जो पैसे हैं मैं उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार हूं, जिस टाइम उस बाइक को खरीदने के लिए आप एजेंसी में पहुंच जाते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आवश्यकता बन जाती है मांग, यानी कि डिमांड। यानी कि जब तक आप पैसे को खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक कोई भी आवश्यकता मांग नहीं बनती है। जिस समय वस्तु को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए आप अपने साधनों को व्यय करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, तब वो बन जाती है मांग। समझ में आ गया मांग क्या होता है। तो मांग को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो मांग क्या है, किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर खरीदी या मांगी गई मात्रा को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि जब भी किसी भी वस्तु, यहां पर कुछ बातें हैं समय, मांग तभी हो सकता है जब एक पार्टिकुलर वस्तु हो, उस वस्तु की एक निश्चित कीमत हो और उस कीमत मांगी गई मात्रा होनी चाहिए। यानी कि इसकी मांगी गई मात्रा मतलब आपको उस वस्तु को क्रय करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति का होना चाहिए, कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मैं अपने पैसे को खर्च करना चाहता हूं, तब उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। नॉर्मली मांग का और उसकी कीमत का एक संबंध होता है, जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि विपरीत संबंध होता है। क्योंकि आप जो कस्टमर है, आप सब्जी की दुकान में जाएंगे, अगर आलू कितना रुपए का, 10 रुपए का 2 किलो, लेकिन वही आलू अगर महंगा हो गया 20 रुपए का हो जाए, तो आप क्या कितने किलो खरीदोगे, 2 किलो खरीदोगे, नहीं, आप कहेंगे नहीं 1 किलो। क्योंकि चीजों के दाम बढ़ने से लोगों की जो मांग होती है ना, वो कम हो जाती है। महंगा सामान लोग कम खरीदते हैं, सस्ता सामान ज्यादा खरीदते हैं। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि जो मांग होती है वस्तु की कीमत पर निर्धारित होती है। बेसिकली वस्तु की कीमत, क्योंकि आप देखिए कहीं पर भी कुछ भी खरीदने के लिए जाए, सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राइस कितना है। आप मॉल में घुसते हैं ना, सामान खरीदने जाते हैं, सबसे पहले उसका टैग उठा के देखते हैं उसकी कीमत कितनी है। मतलब आप कीमत से क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं।
ठीक है ना। सो यहाँ पर बात होती है कि कीमत और मांग के बीच में एक उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, और कीमत के आधार पर आप जितनी वस्तु को खरीदना चाहते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, मांग बोलेंगे। अब मांग समझ में आ गया। मांग समझने के बाद हमें समझना पड़ेगा मांग के प्रकार। मांग कितने प्रकार होते हैं नॉर्मली देखेंगे। मांग के प्रकार, मांग को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक होता है आपका व्यक्तिगत मांग, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा होता है बाजार मांग, मार्केट डिमांड। अब व्यक्तिगत मांग क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति बाजार में केवल एक उपभोक्ता, ठीक है, क्या करते हैं, जब केवल एक उपभोक्ता की मांग को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। लेकिन बाजार में एक समय में जितने भी उपभोक्ता अवेलेबल है उन सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं, यानी बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग का योग, उसे कहते हैं क्या चीज, बाजार मांग। अगर बाजार मांग होता है, बाजार मांग के बाद हमें पढ़ना होता है इसमें, इसको बोलते हैं मांग तालिका या मांग अनुसूची या मांग सूची, कुछ भी करें, इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका किसे कहते हैं, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने वाली विभिन्न मात्रा को जिस तालिका से दर्शाया जाता है उसे मांग तालिका कहते हैं। तो मांग, क्योंकि मांग दो प्रकार का होता है इसलिए मांग तालिका के भी दो प्रकार होते हैं। एक है हमारा व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, और सेकंड है बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, ठीक है। व्यक्तिगत मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग को दिखाया जाता है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां पर है वस्तु की कीमत, दैट इज प्राइस, यहां पर होगी मांग की मात्रा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, मान लीजिए वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है तो मांगी जा रही है 2 यूनिट। वस्तु की कीमत अगर बढ़ के 20 रुपए हो जाए, ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा लेते हैं इसको, 10 रुपए में 100 यूनिट, 20 रुपए हो जाती है, वस्तु कीमत बढ़ जाती है तो 80 यूनिट, 30 रुपए होने पर मांगी जाएगी 60 यूनिट, और 40 रुपए मांगी जाएगी आपकी 40 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा हमेशा कम होती चली जाती है। यहाँ पर हमने केवल उपभोक्ता एक्स की मांग को दिखाया। अब बाजार मांग तालिका, यानी कि बाजार में जितने भी उपभोक्ता अवेलेबल है जब सबको योग किया जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बाजार में 3 उपभोक्ता है, एक्स, वाई और जेड। जैसे कि व्यक्तिगत मांग तालिका में एक ही उपभोक्ता था एक्स, अब 3 उपभोक्ता है, तीनों को टोटल करेंगे तो ये होगी वस्तु की कीमत सेम अवेलेबल है 10, 20, 30 और 40, और 3 उपभोक्ता एक्स, वाई और जेड, और तीनों को टोटल करेंगे तब ये बन जाएगा हमारा बाजार मांग, ठीक है। क्या हो जाएगा ये बाजार मांग। वस्तु एक्स की मांग तो पता ही है, कितना है यहाँ पर, ये 100, 80, 60, 40, वाई का ले लेते हैं 50, 40, 30 और 20, और 20 का इसका ले लेते हैं जेड का हो जाएगा हमारा कितना 40, 35, 30 और ये हो जाएगा 25। हमें क्या करना है, 3 उपभोक्ता है, तीनों की मांग को ऐड कर देंगे तो बाजार मांग होगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मींस 50, 90, 190 ये हो गया, 80, 120 और 35 कितना हो गया 155, 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 और ये 60 और 25 कितना हो जाएगा 85। इसको बोलेंगे बाजार मांग तालिका, ठीक है। बाजार मांग तालिका के बाद हमें जब इस तालिका को वक्र के रूप में यानी कि ग्राफिकल रूप में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मांग वक्र। क्या बोलेंगे उसको, मांग वक्र। अब मांग वक्र क्या होता है उसको भी एक लाइन में हम समझ लेते हैं, ठीक है। जब भी आपसे मांग के बारे में पूछा जाए कि मांग किसे कहते हैं, अगर 1 नंबर में आता तो खाली डेफिनेशन लिख दीजिए, 1 नंबर में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं। लेकिन आपसे अगर मांग किसे कहते हैं उसका 3 नंबर दे रखा है, तो मांग किसे कहते हैं उसका अर्थ मांग तालिका और मांग वक्र को आपको बनाना कंपलसरी होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मांग वक्र की। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र वो होता है जब हम तालिका का
चित्रमय प्रदर्शन, तालिका का चित्रमय प्रदर्शन मांग वक्र कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? मांग वक्र। और क्योंकि मांग तालिका दो प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की तालिका को दो प्रकार के वक्रों में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मांग वक्र भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका व्यक्तिगत मांग तालिका वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। अब इसके बारे में एक लाइन में क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत मांग तालिका मतलब व्यक्तिगत मांग तालिका का चित्रमय प्रदर्शन। ठीक है, जबकि बाजार मांग वक्र में क्या लिखेंगे? बाजार मांग तालिका का चित्रमय प्रदर्शन। कैसे होगा? सिंपल है, ये जो है व्यक्तिगत मांग तालिका, इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। ये बनेगा ग्राफ, ठीक है, और ये वक्र कुछ इस तरह से बनेगा, इसको बोलते हैं डीडी। यहां पर लिखना होता है आपको क्या चीज? यहां पर लिखेंगे आप वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, और यहां पर हो जाएगी मांग की मात्रा, और यहां दिखाएंगे हम बाजार मांग। एक कुछ इस तरह से होता है, स्लाइड वे में होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, ज्यादा स्लाइड में बनाएंगे। ये हो गया हमारा, देखिए, वस्तु की कीमत, और ये होगी मांग की मात्रा। ठीक है, ये हो गया बाजार मांग वक्र, और ये हमारा हो गया व्यक्तिगत मांग वक्र। समझ में आ गया था? ये मांग वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्या है गया एक, दैट इज मांग फलन। मांग फलन क्या है उसको समझ लेते हैं जल्दी से। अब बात करते हैं मांग फलन क्या होता है। मांग फलन का मतलब होता है मांग और मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है उनके बीच का संबंध। यानी कि किसी, जब आप कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी है, देखते हैं जो सामान खरीद रहा हूँ वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, और देखते हैं कि वो सामान जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम है या नहीं। बहुत सारे चीज के सोच समझ के हम किसी सामान को खरीद के, जिनका बहुत सारा पैसा होता है वो तो कोई दिन देखे, टैग देखा, पैसा देके निकल के आ गए। लेकिन नॉर्मल आदमी, इकोनॉमिक्स हमेशा नॉर्मल आदमी की बात करता है, नॉर्मल उपभोक्ता की बात करता है। एक उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु को खरीदता है तो कई सारी चीजों के बारे में वो सोचता है। तो मांग को जो सोचता है वो होता है निर्धारित करने वाले कारक। तो वस्तु की मांग और उसके निर्धारित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को मांग फलन कहते हैं। अब बात ये आती है, मांग फलन को शो किया जाता है dx इक्वल टू फंक्शन f, ये हो गया px yx y d t एंड f। अलग अलग तरीके से नाम दिया सकता है। px मतलब होता है वस्तु की कीमत, yx मतलब संबंधित वस्तु की कीमतें, y का मतलब होता है इनकम, d का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, t का मतलब ट्रेड, दैट मींस फैशन, आदत वगैरह आ जाता है, और f का मतलब होता है फ्यूचर की कीमत। ठीक है ना, फ्यूचर में कीमत हमें पता है, अगर फ्यूचर में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली होती है तो सामान आज ही खरीद लेते हैं। हमें लगता है फ्यूचर में तो कम होगी, चलो छोड़ो, हम आज नहीं बाद में खरीद लेंगे। तो फ्यूचर की कीमतें भी वर्तमान में मांग को प्रभावित करती है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक एक्चुअली में कौन कौन से होते हैं। जो कुछ प्रमुख कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले वस्तु की उपयोगिता। जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी ज्यादा होती है उसकी मांग भी उतनी ज्यादा होती है। हमेशा लोग ज्यादा यूजफुल सामान की डिमांड ज्यादा करेंगे। जैसे खाने पीने के सामान है, नमक, तेल, चावल, आटा, दाल, इन सब की डिमांड नॉर्मली होती है क्योंकि खाने पीने के लिए जरूरत है, बिना इसके हम जिंदा नहीं रह सकते। कपड़े, नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो जरूरी है, वो डिमांड है। और जिसकी यूजेस बहुत कम होती है उसकी डिमांड भी उतनी। जैसे सोफा है, कौन खरीदेगा? जिसका बहुत सारा पैसा होता है वो खरीदेगा। नॉर्मल आम आदमी की जरूरत ही नहीं है, बैठने के लिए एक चेयर मिल जाए, चटाई मिल जाए, वही बहुत है। तो मतलब वस्तु की उपयोगिता के आधार पर उस वस्तु की मांग की जाती है। यूजफुल है तो हम खरीदेंगे, यूजफुल नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। सेकंड पॉइंट, आय स्तर। आय स्तर वस्तु की मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों? देखिए मैंने अभी कहा था कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी हमेशा अपनी इनकम को सोच समझ के खर्च करता है,
ठीक है ना। जब हम लोग क्या होता है नॉर्मल वे में हम मॉल में जाते हैं, कोई भी सामान देखते हैं, कीमत कितनी है रख देते हैं, ऐसे उठा के चले जाते हैं। अमीर आदमी जाते हैं, आपने कभी देखा होगा मॉल में अमीर आदमी का बच्चा क्या करता है, ट्रॉली लेके चलता है, तो पसंद आ गया उठा के रख देता है, ऐसे उठा के रखता है, उसको मतलब ही नहीं पैसों से, उसको सामान से मतलब है, सामान चाहिए ले लिया। तो जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होती है उसकी ऑटोमेटिक डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है, जिसकी इनकम जितनी कम होती है उसकी डिमांड भी उतनी ही कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, धन का वितरण। धन का वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर एरिया के लोग, जैसे कॉलोनीज हो गया, वीआईपी कॉलोनी हो गई, रेजिडेंशियल एरियाज हो गए, वहां के लोगों की डिमांड ऑटोमेटिक हमेशा हाई रहती है। बोलो हर हफ्ते में मैं क्या कहते हैं उनको वीकेंड बढ़ जाए, हाई सोसाइटी के लिए होता है, गरीबों के लिए कोई वीकेंड नहीं होता है, वीकेंड में सबसे ज्यादा काम होता है, ठीक है ना। तो हाई सोसाइटी वीकेंड, हर वीकेंड में शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे, मूवी देखने के लिए निकल जाएंगे, घूमने के लिए निकल जाएंगे, वो उनका काम है। गरीब लोगों का क्या काम होता है, कोई वीकेंड नहीं होता है, कोई डे एंड नहीं होता, हर दिन 24 घंटों का काम होता है, तो उनकी डिमांड कम होती है, उनकी जरूरतें कम होती है, क्योंकि पूरा करने के बाद साधन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है वस्तु की कीमतें। जिस वस्तु की कीमतें जितनी ज्यादा होती है उसकी डिमांड भी उतनी कम होती है, जिस वस्तु की कीमतें कम होती है उस वस्तु की डिमांड भी उतनी ज्यादा होती है। ये नॉर्मल है, हर व्यक्ति का होता है, हर कोई ये सोच समझ के करता है। संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की मांग पर इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं संबंधित वस्तु में, जैसे चाय और कॉफी हो गई। चाय और कॉफी संबंधित वस्तु है, इन वस्तु को हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसकी जगह किसी दूसरे वस्तु का प्रयोग करना है। मान लीजिए हम चाय प्रीफर करते हैं, हम चाय पीते हैं और एक कप चाय की कीमत कितनी रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है। और उसी टाइम कॉफी की कीमत कितनी है, 20 रुपए है। अब मान लीजिए हम चाय प्रीफर करते हैं, लोग चाय पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं 20 रुपए, अचानक कॉफी की कीमत जो है 20 रुपए से कम होगी, कितनी हो जाए, 15 रुपए हो जाती है। तो ऑटोमेटिक चाय पीने वाले, क्या चाय क्यों पिए, 5 रुपए लगा के कॉफी पीना शुरू कर देंगे, तो चाय पीने वाले कॉफी पीना शुरू कर देंगे, यानी चाय की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि किसी दूसरे की कीमत पर इस वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ता है, ऐसे वस्तु को संबंधित वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। रुचि, फैशन, आदत, ये हमेशा वस्तु की मांग को प्रभावित करेगा। रुचि का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट क्या है, फैशन क्या चल रहा है। शादी के सीजन में शादी के कपड़ों का डिमांड बढ़ जाता है, त्योहार के सीजन में त्योहारी कपड़ों की डिमांड बढ़ जाता है, अलग अलग समय में, ठीक है ना। लोगों की इंटरेस्ट है, कोई कपड़ों की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनना चाहता है रणवीर सिंह की तरह, ठीक है ना। जो है नॉर्मल कपड़े पहनता है, व्हाइट कपड़े की वो डिमांड, यानी कि लोगों की आदत के अनुसार भी उसकी मांग होती है। और लास्ट पॉइंट है भविष्य में वस्तु, किसे बताया था कि मान लीजिए आज हमें घर बनाना है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ से 2 महीने बाद सरिया सीमेंट का कीमत गिरने वाला है, तो जाहिर सी बात है आज हम घर बनाना रोक देंगे, 1 महीने बाद घर बनाने की सोचेंगे, क्योंकि तब हमें घर बनाना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो फ्यूचर की कीमत को देख के हमने आज सरिया और सीमेंट की डिमांड नहीं की, और हमें लगता है कि अरे यहाँ से 6 महीने तक तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, टैक्स लगाने वाली गवर्नमेंट, हम क्या करते हैं फ्यूचर में कीमत बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं फटाफट आज ही सरिया सीमेंट का ऑर्डर देते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं, भले बाद में बनाए। तो ये होती है भविष्य की कीमत में परिवर्तन होने की आशंका, जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो कैसा लगा आपको, टॉपिक समझ में आया, नहीं आया ना, तो नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा।